एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये नाम कहाँ से आया? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है CnH2ON। ठीक है, तो ये हो गए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन थोड़ी और रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये जो है वो है मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड। हमें इस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकेराइड्स का मतलब होता है स्वीट टेस्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। तो इसका फॉर्मूला आपको बता दिया क्या है, CnH2ON, जहाँ पे N जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। और ये नंबर क्या होता है? जनरली 3 से लेके 7 तक नंबर हो सकता है। अगर 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ट्रायोज। अगर 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे टेट्रोस। अगर 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंटोस। और अगर 6 कार्बन है तो हम बोलेंगे हेक्सोस। 7 कार्बन है तो हम बोलेंगे हेप्टोस। ठीक है, मोनोसेकेराइड जो है ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, मतलब आप इनको वाटर ऐड करके तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या तो अल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। अल्डिहाइड यानी कि CHO, कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, हमें NCERT से रिलेटेड और हमारे नीट के सिलेबस से रिलेटेड हमें 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक है 6 कार्बन वाले और एक है 5 कार्बन वाले। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 6 कार्बन वाले ग्रुप के साथ। अब देखो, एक बेसिक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये देखो, मैं यहाँ पे 6 कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। तो जब भी अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा ना तो वो टर्मिनल एंड पे होगा, जैसे कि होगा टर्मिनल एंड। और अगर कीटोन ग्रुप है तो वो होगा सब टर्मिनल एंड पे। तो ये हो गया सब टर्मिनल एंड। ठीक है, अभी हम पहले जो बात कर रहे हैं वो है 6 कार्बन जिसके पास है अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हो जाएगा, देखो हेक्सोस तो थे ही क्योंकि 6 कार्बन है, लेकिन क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कहलाएगा आल्डोहेक्सोस। और आल्डोहेक्सोस किसका किसको और कहते हैं हम, ये है ग्लूकोज को। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ग्लूकोज के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पहला कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड, जिसको हम C डबल बॉन्ड O और H ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया 1 2 3 4। फिर वापस से हम लिखेंगे OH और H। थर्ड वाले में जो ओरिएंटेशन होगा वो उल्टा होगा, OH और H। फिर फोर्थ वाले में वापस OH H OH H OH और H। लेकिन ये देखो, लास्ट वाले में भी वैलेंसी ख़त्म नहीं हुई, एक बार 3 ही हुई, 1 2 3, वापस से H लिख देंगे। तो इस वाले को हम CH2OH भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम CH2OH भी कह सकते हैं। अब इसी का ही हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ता है 5th नंबर के कार्बन के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हमें मिलेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो रिंग है ये रिंग को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पहले नंबर पे के ऊपर H और OH है, दूसरे पे भी H OH, तीसरे पे H और OH का ओरिएंटेशन उल्टा था इसीलिए हम लिखेंगे OHH। चौथे वाले में H और OH, पाँचवें वाले में वापस से HOH, लेकिन O तो ये रहा। ठीक है, और छठे वाले पे क्या लिखा था, CH2OH। ये जो रिंग है कैसी है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल रिंग है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरेनोज रिंग, पायरेनोज रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब एक और नोमेनक्लेचर आता है कि ये ग्लूकोज अल्फ़ा है कि बीटा है। तो अगर ये पहले नंबर का OH और 6th कार्बन का CH2OH अगर डिफरेंट प्लेन में है तो ये कहलाएगा अल्फ़ा, और अगर ये सेम प्लेन में है तो ये कहलाएगा बीटा। वैसे एक कॉन्सेप्ट आता है D और L का। ये कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब भी जो लास्ट कायरल कार्बन है उसके अंदर का जो OH ग्रुप है वो अगर राइट हैंड साइड पे है तो वो हो गया D, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो हो गया O। कायरलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो जिसकी चारों वैलेंसियाँ अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। जैसे कि पहला हमारा कार्बन है तो इसका एक साइड तो H से कंप्लीट हो रहा है, दूसरे वाले के लिए इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन तीसरी और चौथी वैलेंसी एक ही से हो रही, तो मतलब ये कायरल नहीं। दूसरा वाला क्या कायरल है देखते हैं। ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग, हाँ तो दूसरा वाला है। वैसे ही सेम तीसरा, चौथा और पांचवा भी है। छठा वाला है क्या है? छठा वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो वैलेंसियाँ एक जैसे से पूरी हो रही है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए ये नहीं है। तो जो लास्ट कायरल कार्बन है वो कौन से नंबर वाला है? वो 5th नंबर वाला है, और उसमें OH ग्रुप किस साइड में? वो है राइट हैंड साइड, तो इसीलिए ये कहलाएगा डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज। ठीक है। अगर वही लेफ्ट हैंड साइड भी होगा तो ये कहलाएगा एल ग्लूकोज। अभी ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ये जनरली हम याद करने के लिए ये बोल देते हैं कि अगर OH नीचे की साइड है तो अल्फा होगा, और अगर यही OH ऊपर की साइड है तो वो बीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कीटो हेक्सोज की। तो कीटो हेक्सोज में क्या होगा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और 6 कार्बन होंगे। तो कैसे दिखेगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 ग्रुप कीटोन ग्रुप। तो ये रहा कीटोन ग्रुप। तो ये देखो इसकी तो चारों वैलेंसियाँ खत्म हो गई। अब यहाँ पे OH और H, इसकी एक वैलेंसी अब भी बाकी है तो यहाँ पे लिख देंगे H। थर्ड वाले पे ओरिएंटेशन उल्टा होगा, OH और H। बाकी वाले नॉर्मल OH H OH H OH H, एक वैलेंसी बाकी इसलिए लिख देंगे H। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले वाले कार्बन है उसको हम लिख सकते हैं CH2OH, जो लास्ट वाला कार्बन है उसको भी हम लिख सकते हैं CH2OH। ठीक, अभी इसको अगर रिंग फॉर्म में बनाना है तो क्या होगा? पहले नंबर का कार्बन जुड़ेगा 5वें नंबर के कार्बन के साथ, तो ये जो रिंग मिलेगी ये भी हेट्रोसाइक्लिक होगी, लेकिन ये पेंटागोलन होगी। पहले नंबर के कार्बन पे क्या था? CH2OH, दूसरे वाले पे हम लिखेंगे OH, तीसरे वाले पे ओरिएंटेशन उल्टा होगा OHH, चौथा वाला वापस से HOH, पाँचवें वाले पे लिखेंगे H, छठे वाला होगा CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपका रिंग स्ट्रक्चर, इसका कीटो हेक्सोस का। और कीटो हेक्सोस मतलब के फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये हमने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख लिया। कुछ इस तरीके से हमें फ्रुक्टोज दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, ये हो गया फ्रुक्टोज। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर की जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप हो। बहुत इजी है, 5 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। इसके अंदर HOH की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि पहला अल्डिहाइड समूह है तो वो इधर आ गया। बाकी तो OH H OH H OH H और CH2OH। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर रिंग बनेगी तो पहले नंबर का कार्बन जुड़ेगा चौथे नंबर के कार्बन के साथ। यहाँ भी हमें पेंटागोनल रिंग देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे होंगे 5 कार्बन। तो जैसे कि ये होगा पहला कार्बन, यहाँ पे लिखेंगे H और OH, दूसरे वाले पे लिखेंगे H और OH, तीसरे वाले पे भी लिखेंगे H और OH, चौथे वाले पे लिखेंगे H OH, तो ये रहा। छठे वाले पे लिखेंगे CH2OH। ठीक है, अभी इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिबोस या फिर राइबोस। अभी इससे डिराइव्ड मोनोसेकेराइड कैसे बनेगा? तो जो सेकंड नंबर का ये जो कार्बन है इसके ऊपर से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो ये कहलाएगा, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो डीऑक्सी हो गया ये, तो डीऑक्सी राइबोस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसके फॉर्मूला में। देखो जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? 6 कार्बन है तो C6H12O6 कैसे निकाला ये हमने? हमारा फॉर्मूला था CnH2O, एन की जगह पे हम कार्बन का नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे फ्रुक्टोज का भी सेम फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा C6H12O6, लेकिन राइबोस का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अंदर 5 हमने पुट किए तो ये आंसर आ गए। लेकिन हमारा जो हमारी जो डीऑक्सीराइबोस है उसके अंदर क्या है? एक ऑक्सीजन कम है, तो डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आगे आपको ये बहुत काम में आएगा। तो ये हो गई हमारा आल्डोपेंटोस राइबोस फ्यूरेनोज रिंग, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग, जो कि पेंटागोनल रिंग होती है। 4 कार्बन इन रिंग, एक रिंग के अंदर 4 कार्बन है, और ये भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं है, आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिराइव्ड मोनोसेकेराइड में और क्या आएगा, देखो डीऑक्सीराइबोस से हमने देख लिया। उसके अलावा ग्लूकोजामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड भी डिराइव्ड मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को जानने की आपको ज़रूरत नहीं। कैसे बना, तो दूसरे नंबर के कार्बन बेस से अगर हमने ऑक्सीजन निकाल दिया तो राइबोस से डीऑक्सीराइबोस बन गया। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से लेके 9 मोनोसेकेराइड्स आते हो वो जुड़ के बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, जनरली हमारे सिलेबस में हम कंसिडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ये 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ के बनाते हैं माल्टोज। सेम वैसे ही ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, इसमें जैसे ग्लूकोज में 3rd नंबर पे ओरिएंटेशन उल्टा था ना, वैसे गैलेक्टोज में 3rd और 4th दोनों पे ओरिएंटेशन उल्टा होगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनाते हैं लैक्टोज। लैक्टोज आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट है लैक्टोज के लिए, तो ये क्या है, मिल्क शुगर। ठीक है, इसके अलावा एक और आपने देखा, क्या देखा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये मिलके बनाएगा सुक्रोज। और एक आपके इंटेलेक्ट के लिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके ट्रेहलोज भी बनाता है। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि सर ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज इधर लिखा है, इधर ट्रेहलोज जैसा, ऐसे कैसे, बताएंगे आपको। ठीक है, एक एक करके स्टडी करते हैं। तो ग्लूकोज वत्ता ग्लूकोज क्या आएगा, माल्टोज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज ड्रॉ किया, यहाँ पे एक ग्लूकोज ड्रॉ किया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पहले नंबर का कार्बन है और यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे नंबर का कार्बन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो सपोज यहाँ से OH और यहाँ से H, ये जुड़ गए, तो क्या निकल जाएगा, तो पानी अलग हो जाएगा। अब जब पानी अलग हो गया तो ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन की मदद से इधर। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन किस किस नंबर के कार्बन के बीच में ये बना, तो ये बना है पहले नंबर के कार्बन और चौथे नंबर के कार्बन के बीच, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने इसको बोल दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है क्या वो फ्री है कि बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि ये ग्लूकोज है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप था अल्डिहाइड, वो पहले नंबर के कार्बन के ऊपर था और वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। लेकिन क्या इस वाले का यूज़ हुआ, नहीं, इस वाले का तो कैसा है, फ्री। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, दूसरे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, C12H24 और O12। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, क्या देखी, कि जब इन दोनों को जोड़ा हमने तब एक वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, इसको हम लिख देंगे -H2O। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C12H22 और O11। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि माल्टोज का फॉर्मूला बताओ, तो आपको रटने की ज़रूरत है ना, आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो फिर आगे जाके आपको जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि 3 ग्लूकोज बाइंड किए, 4 ग्लूकोज बाइंड किए, या फिर बोलेंगे कि आरएनए के अंदर जो शुगर है उसको वैसे 3 शुगर को बाइंड किया, तो आरएनए के अंदर कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो फिर जब उनकी बॉन्डिंग की बात आएगी तो आप रट नहीं सकते ना, जैसे कि हम डीएनए वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या है, तो C5H10O4। अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसी 3 शुगर को आपने जोड़ा तो सिंपली हम लिख देंगे ऐसे C5H10O4। ठीक है, सबको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, C15H30 और O12।
जब ये दोनों जुड़ेंगे तो पानी निकला होगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे तब भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा। तो कैसे लिख सकते हैं अपने कि C तो 15 ही है, H कितने दूर हो गए 4, तो H हो जाएगा 26, O कितने रिमूव हो गए 2, तो O हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये देखो, एक हमने ग्लूकोज ले लिया है, एक हमने फ्रुक्टोज ले लिया है। अब ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, वो होता है पहले नंबर के कार्बन पे। फ्रुक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है उसके दूसरे नंबर के कार्बन पे, और यही दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं। अब सोचो, अगर इन दोनों से ही बॉन्ड बन गया और पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सुक्रोज। लेकिन यहाँ पे एक बात हमको याद रखनी, क्या कि वो 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। तो जो मैंने आपको फ्रुक्टोज पढ़ाया है वो इसीलिए पढ़ाया ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आप लॉजिकली समझ पाओ, आपको रटना ना पड़े कि ये रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की यूरिन के अंदर प्रेजेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट या फिर फेहलिंग टेस्ट। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो जो क्यूप्रिक आयन है उसको क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारी जो शुगर होगी वो कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जितने भी मोनोसेकेराइड है वो कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर है। वो रिड्यूस क्यों कर पा रही है, क्योंकि उनके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज तो अकेला ही है, किसके साथ जुड़ रहा है, किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, तो ये कैसा है, फ्री है। अगर मैं यहाँ पे एक और ग्लूकोज ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बढ़ा तो ये हो जाएगा माल्टोज। तो चलो, इसका पहले नंबर वाला जो फंक्शनल ग्रुप था वो तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, लेकिन इसका पहले नंबर वाला तो फ्री है, तो इसका मतलब माल्टोज भी कैसी हुई, माल्टोज भी हुई आपकी रिड्यूसिंग शुगर। वैसे ही आपकी होगी लैक्टोज, वो भी हो जाएगी आपकी रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन सुक्रोज कैसी होगी, तो आप देख सकते हो सुक्रोज में क्या है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। इसका फंक्शनल ग्रुप था पहले नंबर के कार्बन पे, इसका फंक्शनल ग्रुप था दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर, और दोनों के दोनों जुड़ गए। तो क्या कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री बचा, नहीं बचा। इसीलिए सुक्रोज जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अगर आप रटते हुए आ रहे थे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज, याद कर लेने का तो ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली हम समझ सकते हैं इसको कि क्यों है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्रेहलोस जो कि हमें देखने को मिलती है हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में, ठीक है, तो इंसेक्ट्स का बॉडी फ्लूइड उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। उसके अंदर जो शुगर देखने को मिलती है वो है ट्रेहलोस। कैसे जुड़ी है, देखो ग्लूकोज है लेकिन 1-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। तो अगर मैं ग्लूकोज ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले नंबर का कार्बन, यहाँ पर भी पहले नंबर का कार्बन, दोनों एक साथ जुड़ गए तो 1-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। मतलब कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप था वो फ्री नहीं रहा। इसीलिए ट्रेहलोज कैसी है, ट्रेहलोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई ओलिगोसैकेराइड, या अगर मोर स्पेसिफिकली बोले तो डाइसैकेराइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये है कि एक से मतलब जनरली बहुत ज़्यादा मोनोमर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब मोनोमर क्या होता है, तो देखो एक होता है पॉलीमर, मतलब बहुत छोटी 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 चीज़ें जुड़ के जो चीज़ बनी उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर किससे बोला, वही जो मैंने आगे बोला, छोटी छोटी चीज़ें, तो उन्हीं पर्टिकुलर इंडिविजुअल छोटी छोटी चीज़ों को हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, तो अगर ये मोनोमर सेम है तो हम इनको बोलेंगे होमोपॉलीमर, क्योंकि देखो सबके सब गोले हैं तो ये हो गए होमोपॉलीमर। अगर अलग अलग है, जैसे कि एक गोला है एक त्रिकोण है, गोला है त्रिकोण है, गोला है त्रिकोण, तो ये भी पॉलीमर है। लेकिन इसके अंदर के जो मोनोमर्स है वो क्या एक जैसे है, नहीं, अलग अलग, एक गोला है एक त्रिकोण है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेटेरोपॉलीमर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड। तो हमारे पास क्या होंगे, एक होंगे होमोपॉलीसैकेराइड और एक होंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड।
होमोपॉलीसैकेराइड नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर का जो मोनोमर होगा वो सेम ही रहेगा। और हेटेरोपॉलीमर इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड पढ़ने से पहले एक बेसिक बात बता दूँ। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक ग्लूकोज जुड़ा दूसरे ग्लूकोज के साथ, तीसरे ग्लूकोज, ऐसे अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो जो बॉन्ड बन रहा था वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक ग्लूकोज, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो बना 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो रही है तो जो नया वाला ग्लूकोज होगा ना वो जुड़ेगा छठे नंबर के कार्बन के साथ, 6th कार्बन के साथ। ठीक है, इसीलिए अब जब बॉन्ड बना उसको बोलेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर आपको कहीं पर भी 1,6 लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। अगर आपको बोला जाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड देख के समझ सकते हो, या फिर उल्टा दिया हो कि लीनियर स्ट्रक्चर है, बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर बोला जाए कि इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 1,4 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 1,6 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें जो राइट हैंड है वो होता है रिड्यूसिंग, लेफ्ट हैंड है वो है नॉन रिड्यूसिंग। कैसे? समझो कि ये बहुत सारे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और एक ग्लूकोज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे पहले नंबर का कार्बन तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो नॉन रिड्यूसिंग हो गई, लेकिन इसका देखो फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग हैंड। मतलब राइट हैंड साइड होगी रिड्यूसिंग हैंड, लेफ्ट हैंड साइड होगी नॉन रिड्यूसिंग हैंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पॉलीसैकेराइड हमने बोल दिया, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। रिपीटिंग यूनिट होंगे जो सेम होंगे, रिपीटिंग यूनिट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। सबसे पहला है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एनिमल्स के लिए। मतलब एनिमल जो है वो स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? आप याद करो, एक ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज के साथ हमने दूसरा ग्लूकोज जोड़ा। ठीक है, तो क्या निकला था? वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सपोज करो कि हमने 30,000 ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड किए तो कितना पानी निकलेगा? बहुत सारा। अगर टू बी प्रिसाइज बोले तो इतना सारे वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा? स्पेस बहुत बचेगी। तो इसीलिए स्पेस को बचाने के लिए जब ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो वो स्टोर किया जाता है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, जो बनाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है, तो बॉन्ड हो जाएंगे 1,4 और 1,6। स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होता है लीवर में और मसल में। लीवर में और मसल में ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता रहता है। इसका मोनोमर कौन है? तो इसका मोनोमर है ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज, 30,000 जितने ग्लूकोज एक साथ मिलके ग्लाइकोजन बना रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आयोडीन के साथ ये कैसा कलर देता है? तो आयोडीन के साथ जो ग्लाइकोजन है वो रेड कलर देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च भी है होमोपॉलीसैकेराइड। ये भी क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। देखो ग्लाइकोजन भी स्टोर करने के काम में आता है तो ये भी है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्टार्च वो भी स्टोर करने के काम में आता है ग्लूकोज, तो ये भी है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। लेकिन ये किसके लिए है? ये प्लांट्स के लिए है। इसमें भी रिपीटिंग यूनिट क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। ऐसे बायोलॉजी के अंदर जब भी हेलिक्स का जिक्र हो तब आपको मान लेना है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि बायोलॉजी में जहाँ हेलिक्स दिखती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा इसके पास ब्रांचिंग भी देखने को मिलते हैं, 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। और ये ब्रांचिंग ये इसके अंदर ऐसे हमें हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहा है, तो जो आयोडीन होगा वो इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये आयोडीन के साथ हमें कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये कैसा है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज कौन सा है? बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज मतलब क्या? ये ग्लूकोज था तो ये OH ग्रुप जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, और CH2OH भी ऊपर होगा, मतलब दोनों सेम प्लेन में होंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है।
कहाँ काम काम में आता है? तो ये हमें काम में आता है पेपर बनाने के लिए। पेपर बनता है प्लांट पल्प से। आर्टिफिशियल सिल्क जिसको बोलते हैं रेयॉन, ये भी सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसीलिए आयोडीन से बाइंड नहीं करता। तो आपको क्वेश्चन आया कि सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है, तो कोई भी कलर नहीं देता है, ठीक है। इट डजेंट गिव एनी कलर विथ आयोडीन। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास है इन्यूलिन। इन्यूलिन का जो मोनोमर है वो है फ्रुक्टोज, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि ऑड वन आउट सिलेक्ट करो। क्या क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च होगा, सेल्यूलोज होगा और इन्यूलिन होगा। और आपको बोला जाएगा कि मोनोमर के बेसिस पे ऑड वन सिलेक्ट करो, तो क्या आएगा? इन्यूलिन आएगा, ठीक है। लेकिन इन्यूलिन एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। अब यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में ऑड वन आउट करो, तो क्या आएगा? तो सेल्यूलोज आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नहीं है, सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये रिपीटिंग मोनोमर किसके हैं? फ्रुक्टोज के। तो वो सब जुड़ के बनाते हैं। तो रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डहालिया एंड रिलेटेड प्लांट्स। तो डहालिया शकरकंदी होती है ना, उसके जैसा कुछ दिखता है डहालिया प्लांट, तो उसके अंदर ये रूट और ट्यूबर्स में स्टोर होता है। डू नॉट गेट मोबिलाइज्ड इन द बॉडी, सो यूज टू चेक किडनी फंक्शनिंग। तो हमारी बॉडी है ना, इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, यूज़ नहीं कर पाती, इसीलिए किडनी की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। देखो सही बात ये होगी कि आज की तारीख में इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है कि किडनी फंक्शनिंग चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्यूलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आपको रियलिटी में ऐसा नहीं होता बस, लेकिन आप आसानी से समझ जाओ इसलिए। क्या कि सपोज़ आपकी बॉडी को 2 ग्राम इंसुलिन दिया गया और आपकी बॉडी ने 2 ग्राम इंसुलिन फ्लश आउट कर दिया, मतलब कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन 2 ग्राम दिया था और सपोज़ 0.8 ग्राम ही आपकी बॉडी इसको बाहर निकाल पाई, इसका मतलब क्या है कि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी, ठीक है। उसके बाद आता है काइटिन। काइटिन भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये भी कैसा है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता होगा। कहाँ देखने को मिलता है? तो सेल वॉल ऑफ फंगाई और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स की जो बाहर की कवरिंग है वो बनती है काइटिन की। ये किसका रिपीटिंग यूनिट से बना है? तो ये बना है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसको शॉर्ट में नाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके होमोपॉलीसैकेराइड। कौन कौन से देखे हमने? देखा ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, इन्यूलिन और काइटिन। हेट्रोपॉलीसैकेराइड जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हेट्रोपॉलीसैकेराइड में, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि देखने को मिलता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, वो बना है नाग और नाम से, नाम यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो आप आजकल एडवर्टाइज में और देख रहे होंगे, तो वो बना है नाग और डी ग्लूकुरोनिक एसिड से। टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अमीनो एसिड, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।